ये ले सब। गुरु जी नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। कल भी कर रहा था सर ये, लेकिन कल अच्छा, टाइम मैं पर माफी वो चाहता नहीं मिला। हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, कल देख नहीं पाया था, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बहुत मिस करता था, बहुत दिन से मिस कर रहा था मैम, अभी सर नहीं आए, मैंने नहीं आया बेटा। जी 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 जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ अगर ये बहुत दिन से मुझे देख रहा था तो उसके लिए मैं। और बेटा कैसे हो? हाँ ये लो गुरु सर क्या पूछ रहे हैं, चलो ये लगाओ, अब बोलो। हाँ बोलो ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है बेटा, रोजा रखा है? रोजा नहीं, रोजा नहीं रखा? नहीं रखा। मम्मी का कोई बात नहीं। मम्मी का है रोजा। अच्छा मम्मी का है रोजा, ठीक है, अभी जल्दी फ्री करते हैं मम्मा को आज, ठीक है? चलिए ओके अच्छा नमस्ते कर दो, बाय। बाय। ओके बाय, थैंक यू। चलिए जो भी सभी साथी आ गए हैं, आज मॉडल टेस्ट पेपर 10 के माध्यम से हम लोग आपका रिवीजन जो है वो शुरू करा देते हैं। और रिवीजन के माध्यम से हम लोगों का उद्देश्य ये है कि आपका जो पिछला पढ़ा हुआ है वो सारा पिछला पढ़ा हुआ क्लियर हो जाए, और उसके साथ साथ ही आपको उसका कंसेप्ट काफी हद तक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इतना सा उद्देश्य हमारा है, जिससे कि हम लोग आपको आपकी तैयारी के लिए बेहतर आधार के लिए काम कर सकें। इसीलिए हम लोग इन टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको लगातार पेपर सॉल्व करा रहे हैं। यही एक छोटा सा प्रयास है जिसकी वजह से हम लोग लगातार आपके बीच में पेंडेमिक कंडीशंस के अंदर भी मैं अपने आप को पुट कर पा रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर एक चीज है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी सफलता के लिए हम लोगों की तरफ से थोड़ा सा यदि प्रयास होता है तो वो प्रयास आपकी तैयारी के अंदर एक बेहतर आधार बनेगा। क्योंकि आप जीवन के एक ऐसे दोराहे पर हैं जहां पर आपके लिए नौकरी जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसके लिए हम भी सारी चीजों को भुलाकर बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से आपके बीच में अपने आप को पुट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप भी अपनी तरफ से अपने आप को 100% अपना पुटअप करें, क्योंकि 100% जब आप पुटअप करेंगे तो ही आप अपनी तरफ से अपने आप को बेहतरीन वे में ले पाएंगे। इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले आप सभी लोग अपना अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर है उस मॉडल टेस्ट पेपर को निकाल लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हाथ में वो मॉडल टेस्ट पेपर होना चाहिए। अगर वो मॉडल टेस्ट पेपर आपके हाथ में है तो हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिगार्डिंग अभी तक आप लोगों का जो भी सिलेबस हुआ है उस सिलेबस के रिगार्डिंग यदि किसी को कोई भी तकलीफ है, छोटे मोटे कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन आंसर है, तो वो पूछ सकता है। हम छोटे इस सेशन के अंदर उन क्वेरीज को दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि जो साथी हमारे पैनिक हो रहे थे और जिनको जो लेट जुड़े थे, जिनको ये लग रहा था कि हमारा एग्जाम अब सर्व के ऊपर आ गया है, उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश है। चूंकि अब आपके एग्जाम के अंदर बहुत टाइम है, अब आपके एग्जाम के अंदर भगवान ने अपने आप ही इतना समय डाल दिया है कि आप लोग बेहतरीन रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों तक जो आपके पास समय है, इस समय को आप यूटिलाइज करें, बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को इस उद्देश्य में लगाएं कि हमको स्टडी करनी है। और स्टडी केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के भविष्य के लिए भी करनी है। यदि ये उद्देश्य आप रखेंगे तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शायद आप लोग सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। और जब आप मन के अंदर ये धारण कर लेंगे, एक बार मन के अंदर यदि आप ये धारण कर लेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, तो आप लोग इसको अपने आप ही अपने एक नेचुरल वे की तरफ लेकर चले जाएंगे। इतना सा मेरा आपसे कहना है, जिसको मैंने बार बार आपके बीच में कहने का प्रयास किया था। चलिए तो आज की क्लास शुरू कर देते हैं। हम लोग जो भी साथी नहीं जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो साथी सभी यदि उपस्थित हो गए हैं तो हम लोग कक्षा को शुरू कर देते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। लगभग कितने साथी आज कक्षा से जुड़ चुके हैं? 38 है सर। 38 है। आप लोगों का जो एक रेगुलर प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है, उस रेगुलर प्रैक्टिस ग्रुप से कितने लोग पर डे जुड़ते हैं?
सर 20 से 22 लोग, कभी कभी 25 लोग होते हैं। हाँ, मैंने उसका देखा कि टाइम कुछ इस तरह का ऑड है कि सभी लोग टाइम दे नहीं पाते। ये एक मुझे लग रहा है कि एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है हाँ सर, है सर। जी तो सर। एक्चुअली सर अभी जब आप पढ़ा के जाएंगे फिर हम लोग किचन में जाके शुरू हो जाते हैं, फिर नहीं हो पा रहा है सर। मैं सबसे एक चीज आपसे हमेशा कहता आया हूँ, और वो मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि देखिए, जब भी हमने ये बात करी है कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए, तो एडजस्टमेंट एक सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो एडजस्टमेंट के लिए यदि आपको थोड़ा बहुत समर्पण करना पड़े, तो वो थोड़ा बहुत समर्पण भी आपको करना चाहिए। ये मेरा आपसे कहने का उद्देश्य है। तो आप अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करें कि सभी लोगों के बेटरमेंट के लिए वो काम आए और सभी लोग उसका बेहतरीन सदुपयोग कर पाए। समय एक इस तरह का होना चाहिए जिससे आप एक दूसरे के साथ बेटर वे में उसको एडजस्टमेंट कर पाए, वो मेल एडजस्टमेंट ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, टेस्ट पेपर 9 आपके हाथ में है और मैं इसको जल्दी से सॉल्व कराता हूँ। मेरा ये भी कहना रहेगा कि सभी लोग अपना जो वीडियो है वो ऑन रखें ताकि आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस का लेवल देख सकें। तो मुझे जल्दी से आप ये बता दीजिए कि पहला प्रश्न है, योग की खोज किसने करी? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने करी। सन 200 बीसी के आसपास इसका जन्म काल माना जाता है और 148 बीसी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पाद था। महर्षि पतंजलि ने इस पुस्तक को, पाद पुस्तक के अंदर 195 योग सूत्र को लिपिबद्ध किया। खेल प्रशिक्षण का जनक विश्व में किसे कहा जाता है? डॉक्टर हरदयाल सिंह। विश्व में हरडे। विश्व में बताइए। क्या सर? विश्व में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जनक किसे कहा जाता है? सर डिट्रिच हर्रे को कहेंगे। बिल्कुल सही है। तो इसमें आप घबरा क्यों रहे हैं? इसका उत्तर फटाक से देना चाहिए था। 1957 में इन्होंने ट्रेनिंग साइंस की जो बुक। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जनक विश्व में किसे कहा जाता है? विलियम बुंड। विलियम बुंड। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। कॉलमन ग्रिफिथ। कॉलमन कहा जाता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन का फादर किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें जिससे आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस लेवल मुझे पता लग सके। ह्यूमन मोशन का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न है कि भारत में हरदयाल सिंह का नाम किस क्षेत्र में लिखी पुस्तक में प्रसिद्ध है? तो देखिए, हरदयाल सिंह को भारत के खेल प्रशिक्षण विज्ञान का जनक कहा जाता है। हरदयाल सिंह ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका शॉर्ट फॉर्म थी GTMT, जनरल थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसके बारे में हम आपको दिखा चुके हैं। हरदयाल सिंह, मनोरंजनी सिंह और HQ खान, इन सभी का नाम भारत में खेल मनोविज्ञान और खेल प्रशिक्षण विज्ञान और खेल मनोविज्ञान में लिया जाता है। और ये सभी लोग भारतीय क्रीड़ा संस्थान, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कहां पर स्थित है? पटियाला। इसकी स्थापना तिथि क्या है? 7 मई 1961। कितनी तारीख को इसके नाम के आगे नेताजी सुभाष नाम लगा दिया गया? 23 जनवरी 1973 में। कौन से सन में इसे साई की एकेडमिक विंग घोषित कर दिया गया? 87 में सर। 87 1984 में। 1984 में। और 1984 में करने के बाद स्नाइप्स का विलय 1987 में साई में कर दिया गया। यस सर। और कितनी तारीख को किया गया? 1 मई 1987। जल्दी से मुझे बताइएगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथ सीक्वेंस से कौन बता सकता है? मानव श्वसनीय पथ सीक्वेंस से कौन बता सकता है क्रमबद्ध रूप में? सर मैं बता सकती हूँ। बताइए। पहले नाक होती है, उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और उसके बाद ब्रोंकाइट्रीज, उसके बाद एल्वोलाई।
हाँ, नाक, नासिका गुहा, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल ट्री और एल्वियोलाई कोशिका। फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लूरा। प्लूरा। फ्लोरा फ्लोरा। फ्लोरा दाएं फेफड़े में ब्रोंकाई कितनी शाखाओं में घुसती है? बाएं फेफड़े में कितनी शाखाओं में? दाएं में 3 दाएं में 3 और 2। और बाएं में दाएं 2। फेफड़े का बाएं में वजन, 2 दाएं फेफड़े का वजन कितना होता है? 160 620 ग्राम। 620 620 ग्राम। बाएं फेफड़े का वजन कितना होता है? 570। 570 बच्चे के फेफड़े किस रंग के होते हैं? गुलाबी। गुलाबी रंग हल्के गुलाबी कलर के। वयस्क मनुष्य के फेफड़ों का आयतन कितना होता है? दो लीटर या ज्यादा? 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर। 5 से 5 6 लीटर लीटर होता है। ऊपरी श्वसनीय क्षेत्र किसे कहाँ तक कहा जाता है? लैरिंक्स तक। सर ट्रैकिया ट्रैकिया तक। ट्रैकिया से ऊपर ट्रैकिया ऊपर, तक। ट्रैकिया से लैरिंक्स ऊपर तक। ऊपर, फर ट्रैकिया से ऊपर ऊपर, ठीक ऊपर। है। और जी। कंडक्टिंग जोन किसे कहा जाता है? ब्रैंकियोल से ट्रैकिया से एल्वियोल नाक नहीं से लेके वो ब्रोंकियोल्स तक। ब्रैंकियोल से एल्वियोलाई तक। नाक से लेकर, नाक से लेकर, नाक से शुरू होता है, ब्रोंकियाई तक नाक चलता से है। ब्रोंकियोल तक, ब्रोंकियोल तक। ब्रोंकियोल ट्री तक। और एल्वियोलाई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मुख्य श्वसनी कोशिका, कहा जाता है। श्वसनी भाग। ओके। हृदय के दाएं आलिंद की मसल दाएं आलिंद किस मसल का बना होता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। दाया आलिंद, दाया आलिंद। सर पेक्टिनस मसल। पेक्टिनस मसल। बायां नीला किस मसल का बना होता है? पेपिलरी होता है क्या? पैपिलरली मसल्स। कैपिलरी पेक्टिनस मसल, जी मसल के सर। फाइबर को क्या कहा जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे 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 फाइबर फाइबर। के पास कौन सी नोड उपस्थित होती है? ऐसे नो। SA नोड। ऐसे ऐसे नोड नोड का दूसरा नाम क्या है? एविन पेस मेकर। पेसमेकर शरीर पेसमेकर, में, पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है? करंट जनरेट करता है। करंट जनरेट कंपन पैदा करता हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है। है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण नियंत्रण करता है। चलिए, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55%। 99%। 55 से 60%। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 7% प्रोटीन 17%। 7% में से सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन कितनी मात्रा में कुल प्रोटीन का होता है? 30%। 13%। 65%। 65। रक्त के थक्का बनाने वाला कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। प्रोनोजिन। फाइब्रोनोजन किसके अंदर बदलता है जिससे रक्त का थक्का बनता है? प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रम्बिन। फाइब्रिन में। जब भी घाव की कोशिका टूटती है तो घाव से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ मुक्त होता है, जो कैल्शियम आयनों की उपस्थिति के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ में मिलता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ में बदलकर हिपेरिन प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है। हिपेरिन प्रोटीन के नष्ट होते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन किससे क्रिया कर कर फाइब्रिन में बदलता है? सॉरी, थ्रोम्बिन किससे क्रिया करके फाइब्रिन में बदलता है? फाइब्रिनोजन से क्रिया। और फाइब्रिन रक्त के घाव के ऊपर क्या बनाता है? जाली। जाल बनाती जाल में जाली। आकर क्या फंस जाती हैं? पट्टिकाएं। प्लेटलेट्स, पट्टिकाएं। पट्टिकाओं की संख्या कितना कम होने पर कैपिलरी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है? 50,000। पट्टिकाओं की संख्या कितने से कम होने पर केशिका रक्तस्राव शुरू हो जाता है? 30,000। 50,000। 5,000। 5,000। कौन से बुखार में पट्टिकाएं मरना शुरू हो जाती हैं? डेंगू में। डेंगू। दूसरे बुखार का नाम बताइए। चिकनगुनिया। चिकनगुनिया और डेंगू। चिकनगुनिया। चलिए, 1928 ओलंपिक की हॉकी टीम के कप्तान का नाम क्या था?
जयपाल सिंह जयपाल मुंडा। सिंह जयपाल मुंडा। सिंह मुंडा। जयपाल सिंह तत्कालीन कौन सी प्रोविंसी को रिप्रेजेंट करते थे? प्रोविंसी। भारत की किस प्रोविंसी को रिप्रेजेंट करते थे? प्रोविंसी मतलब सर? बिहार। वर्तमान में बिहार का वह भाग जहां जयपाल सिंह का जन्म स्थान हुआ वो कौन से राज्य में है? खंड। झारखंड में है। झारखंड। जयपाल सिंह मिशनरीज की सहायता से कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे? ऑक्सफोर्ड था या कैम्ब्रिज था? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज। या ऑक्सफोर्ड था? ये तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में तो न्यूटन ने सेकंड लॉ को शीर्षक पर लिखा था। जयपाल सिंह शायद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे। कौन से विषय का अध्ययन करने गए थे? लॉ सर, लॉ। या अर्थशास्त्र था? लॉ। ओलंपिक्स अर्थशास्त्र था। ओलंपिक्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बाद में जयपाल सिंह जब लौट कर आए तो उन्होंने कौन सी राजनीतिक पार्टी का गठन किया? आदिवासी सभा था या दूसरा कोई और था? या आदिवासी मुक्ति मोर्चा था? किस राजा के पास उन्होंने विदेश सचिव के बतौर नौकरी करी? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे या कोई और थे? भारत के किस राजा ने 1960 के रोम ओलंपिक में 8 में से 7वां स्थान पाया? करणी सिंह। महाराजा करणी सिंह। कहाँ के थे वो? बीकानेर। बीकानेर। कौन सी स्पर्धा के अंदर उन्होंने निशानेबाजी में स्थान पाया? क्ले पिजन एंड स्कीट स्पर्धा के अंदर। लगातार कितने ओलंपिक में गंगा सिंह ने भाग लिया था? 1960 से 1980 तक 5 ओलंपिक में भाग लिया। गंगा सिंह के ओलंपिक में भाग लेने के रिकॉर्ड को लगातार किसने तोड़ा? 92 से लेके 2016 तक लिएंडर पेस ने लगातार 7 ओलंपिक में तोड़ा। लिएंडर पेस ने किस ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया? 1996 ओलंपिक। क्या लिएंडर पेस ने पहले कोई ग्रैंड स्लैम जीता या महेश भूपति ने जीता? महेश भूपति। महेश भूपति ने जीता। महेश भूपति ने कौन सी इवेंट में मेडल जीता? डबल्स में, सिंगल्स में या मिक्स डबल्स में? मिक्स डबल्स में। भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन से खेल में भाग लेने गई थी? सर भारत की टेनिस में सर। टेनिस में। क्या नाम था उसका? नोरा पॉली। भाग लेने तो मेहरी टाटा गई थी और नोरा पॉली भी थी। नोरा पॉली का इवेंट पहले होने की वजह से नोरा पॉली को पहली महिला होने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत के 3 खिलाड़ियों जयपाल सिंह, ध्यानचंद और रूप सिंह ने 1928 के ओलंपिक में भाग लिया। क्या हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? यस सर। क्या राष्ट्रीय खेल? नहीं सर। नहीं सर, अभी कोई नहीं है। प्रचलित की भाषा की बात कीजिए आप। माना जाता है, इसने माना जाता शब्द की बात करी। मानते हैं कि नहीं मानते? जी यस सर। क्या राष्ट्रीय खेल को विशेष दर्जा प्राप्त होता है? नहीं सर। क्यों नहीं होता? यस सर। जिस शब्द के साथ नेशनल शब्द जुड़ गया वो अपने आप में गौरव का प्रतीक हो गया। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या इसलिए नहीं करता। केवल नेशनल शब्द राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, लेकिन विशेष दर्जा तब कहा जाता है जब ओलंपिक खेलों में या किसी कोटा प्राप्त नौकरियों में केवल हॉकी के खिलाड़ियों को वरीयता दी जाती। केवल गौरव से ही दर्जा प्राप्त नहीं होता है, जो ओलंपिक की मेन थीम भावना थी। इसलिए गौरव
अपने आप में एक दर्जा है, लेकिन उस दर्जे के साथ खाली सम्मान से वर्तमान समय में काम नहीं चलता। आपको रोजगार की, आपको व्यवसाय की, आपको अर्थ की आवश्यकता होती है। स्टेड रेस किसे कहते थे? प्राचीन ओलंपिक की 200 200 200 200 गज, 200 मीटर, 200 गज में 200 गज 200 गज 200 गज में कितने मीटर होते थे? एक गज में कितना मीटर होता है? 0.14 91 91 914। विमेंस, ओके, विमेंस हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? 84 84 मैं 400 मीटर की बात नहीं कर रहा, 100 मीटर दौड़ की। 0.84 मीटर 100 मीटर दौड़, 0.67 सर। मैं 100 मीटर दौड़ की बात कर रहा हूँ। 1.067 वो 110 मीटर हर्डल मेंस में होती है। 100 मीटर में सर 0.84 होती है। 0.84 सर होती है। 0.84 होती है। 0.914 कहाँ पर होती है? 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर किसमें? पुरुषों में पुरुषों में सर आखिरी पुरुषों में में 100 मीटर हर्डल होती है क्या? नहीं सर, नहीं सर। महिलाओं में नहीं सर, वो पुरुषों पुरुषों का 400 मीटर है, पुरुषों का 400 मीटर है 91 0.91 0.91 पुरुषों के 400 मीटर में। तो महिलाओं की 100 मीटर में हाइट कितनी होती है? एक बार चेक कर लो और मुझे बता दो, क्योंकि एथलेटिक्स के नोट्स 0.84 मीटर चेक कर लो एक बार पक्का। यस सर है। यही सर है। पक्का है यही सर। पक्का 0.84 यस सर। जी सर, ये कंफर्म है? हाँ यस सर। तो फिर इतने जी ज्यादा सर। लोग इसके अंदर कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? सर कब से हम तो कब से बोल रहे हैं सर कि 0.84 सर यही बोल रहा था मेरा। 0.84, हाँ, कुछ नहीं सर। 0.84 या 83.8 होती है। नहीं सर 0.84 नहीं सर 0.84 हम लोगों ने जो पढ़ा है सर 0.84 ही है। 84 ही पढ़ा है। 83.8 होती है। जिस तरह से 0.914 होता है, एक गज के अंदर 0.94 मीटर होता है, 0.914 मीटर। ठीक है, तो जब इस आगे बाइफरगेट करते हैं तो इंचों में कैलकुलेशंस में गड़बड़ आती है, इसलिए 83.80 होता है, जिसको राउंड ऑफ करके कितना लिखा जाता है? 84 सेंटीमीटर लिखा जाता है। तो स्टेड रेस के अंदर कितने फिट होते थे? एक गज में कितने फिट होते हैं? 3 फिट होते हैं। 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? 3 फीट 10 इंच सर। 3 फीट 4 इंच होते हैं। ठीक है, सुनिए आप मेरी बात। एक गज में 3 फीट होते हैं, तो 200 गज में कितने फिट हुए? 600 फीट। तो 600 फीट की दौड़ हुआ करती थी, जिसको 200 गज 182.5 मीटर कहकर परिभाषित कर दिया जाता था। अब मुझे ये बताइए कि स्टेड रेस जो होती थी, वो स्टेड रेस कहाँ पर होती थी? किसी मैदान में होती थी या किसी देवता के मंदिर में होती थी? जीएस देवता की एक देवता था जिसका नाम जीएस था, उसके मंदिर में होती थी। और उस जीएस देवता को उस वक्त विश्व के 7 महान आश्चर्यों में से एक कहा जाता था, क्योंकि उसकी मूर्ति 13 मीटर के लगभग ऊंची थी। 13 मीटर को यदि फीट में कन्वर्ट करें तो 13 3 39 और कुछ अतिरिक्त निकलकर लगभग 42 पॉइंट कुछ फीट ऊंची वो मूर्ति हुआ करती थी। तो 42 फुट ऊंची मूर्ति को उस वक्त विश्व के 7 महान आश्चर्यों में से एक महान आश्चर्य कहा जाता था। और भगवान जीएस जो थे वो आकाश के देवता कहलाते थे। आकाश को यूनान में सर्वशक्तिशाली होने का दर्जा प्राप्त था। भगवान जीएस का जहां पर मंदिर था, उसके पीछे की तरफ नदी थी, जिसका नाम क्या था? क्लाडियस। उस नदी का नाम जो एलिस राज्य में बहती थी, अल्फियोस। एल्फियस नदी था। कई जगह एलिस भी लिखा मिल जाता है। और तरफ उस पहाड़ थे। ठीक है,
तीन तरफ उसके पहाड़ थे और बीच में उसके एक प्रांगण था। उस प्रांगण में इतनी ही जगह थी जो यूनानी भाषा में मापन की एक इकाई होती है, जिसको एक स्टेड कहते थे। तो इस कोने से रेस शुरू करी, जहां पर भगवान जीसस की मूर्ति होती थी उनके चरणों में रेस को खत्म कर दी। ये एक स्टेड रेस होती थी। स्टेड रेस की प्रारंभिक रेखा को बाल्बिस कहा जाता था और प्रारंभिक रेखा के साथ जो स्टार्टिंग ब्लॉक होते थे उसको हस्फ्लेक्स कहा जाता था। और बाद में जब स्टेड रेस को डबल स्टेड रेस कर दिया गया तो 100 मीटर की दौड़, 200 गज की दौड़ को ही यू चक्कर काट कर आते थे। तो चक्कर काटने वाला जो पॉइंट होता था उस पॉइंट को कैंप्टर कहकर परिभाषित किया गया। भगवान जीसस के मंदिर में एक पवित्र पेड़ था जिसको कैलिस्टोफेनस का पेड़ कहते थे। कैलिस्टोफेनस को जैतून का पेड़ कहते थे। जो भी व्यक्ति जीतता था उसी पेड़ से तोड़कर पत्तों का ताज बनाकर उस व्यक्ति को पहना दिया जाता था। इसलिए पान हेलेनिक खेलों को कैलिस्टोफेनेटिक गेम्स भी कहा जाता था और बाद में इन्हें स्टीफेनेटिक गेम भी कहा गया। क्लियर है ये चीज? जैतून को वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? ओलिव। ऑलिव। यूनान की भाषा में क्या कहते हैं? ऑलिव ऑयल। कैलिस्टोफेनस। कैलिस्टोफेनस कहा जाता था। ठीक है, तो स्टेड रेस का फिनिश पॉइंट भगवान जीसस की मूर्ति होती थी। किस खेल मनोविज्ञानी ने विज्ञानी ने अपनी परिभाषा में शारीरिक शिक्षा को सनातन शिक्षा कहा है? विलियम सर, विलियम। और उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? उन्होंने कहा कि जो मनुष्य भागना, दौड़ना, चलना, कूदना, उछलना, फिरना ये सब प्राचीन पुरातन काल से करता आ रहा है और पुरातन काल से मनुष्य यही काम कर रहा है, जिसमें उसने पहली बार भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने का प्रयोग अपनी भूख को मिटाने के लिए किया था। 3 परिभाषाएं मैंने आपको और लिखाई है, हैरिसन की और पेस्टोलॉजी की भी लिखाई है। पेस्टोलॉजी विख्यात शिक्षा शास्त्री था। रैशमर नाम का कोई विद्वान था नहीं, क्रैशमर जरूर मिलता है। और क्रैशमर का क्या प्रचलित है? बॉडी, जिसमें बॉडी टाइप। व्यक्तित्व के बॉडी प्रकार। मास। व्यक्तित्व के प्रकार। कौन कौन से दिए? पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक। एथलेटिक, एस्थेनिक और पाइकनिक। पाइकनिक। पैनिक। हाँ सर। ये तो 3 अलग अलग नाम है कि एक ही नाम हो गए? अलग अलग। अलग अलग है सर। पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। और चौथा नाम भी दिया था क्या इसने? यस सर। हाँ जी सर, वो डाइप्लास्टिक। ठीक है। शेल्डन ने कौन कौन से नाम दिए थे? सर एक्टोमॉर्फिक। तो देखिए ये कह रहा है अष्टांग योग में प्रति शब्द का उल्लेख किससे है? नहीं आया था क्या प्रश्न? कल आ गया था ना ये तो? प्रत्याहार। ये कल आया था क्या प्रश्न? ये जी आया था। अच्छा, लेकिन ये दूसरे तरीके से आया था कि अष्टांग योग में अंतरंग और बहिरंग योग का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? प्रत्याहार। और प्रत्याहार में प्रति जो शब्द है वो किससे बना है? प्रति का मतलब विपरीत, और ये किससे इंगित करता है? प्रत्याहार से। यम कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है इसके लिए। उन्होंने कहा है सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यमः और शौच संतोष तपो स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धनानि नियमः। 2 सूत्र उन्होंने दोनों अलग अलग प्रतिलक्षित किए हैं। यदि एक एक लाइन में आप इन सूत्रों को याद कर लोगे, रट लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य यमः और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धनानि नियम है। यह उन्होंने संस्कृत भाषा के अंदर सूत्र दिया था। आसन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? लेटकर, खड़े होकर, लेटकर, खड़े होकर और बैठकर के। और इसको उन्होंने कहा है उत्थित, स्थित और शयन। उत्थित खड़े होकर, स्थित बैठकर और शयन लेटकर किए जाने वाले आसन, और जिनको आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहा जाता है उत्थित खड़े होकर किए जाने वाले आसन क्या कहलाते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में। स्थित बैठकर किए जाने वाले आसन क्या कहलाते हैं? सिटिंग पोजीशन। और शरीर संवर्धनात्मक आसन कौन से कहे जाते हैं?
खड़े होकर किए उत्थित खड़े होकर किए जाने वाले। और विश्रात्मक आसन कौन से कहलाते हैं? लेट जब लेट कर किए एक जाने वाले। हड्डी टूटकर त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाए तो कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन और कंपाउंड दोनों Compound. अलग अलग होते हैं। नहीं सॉरी, कंपाउंड फ्रैक्चर। जब एक हड्डी दूसरी हड्डी में टूटकर घुस जाए तो इसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जिसको पचड़ी भी कहा जाता है। जब खोपड़ी की हड्डी टूटने की बजाय अपनी जगह पर दब जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो मुझे बताइए कि एक हड्डी टूटकर बहुत सारे टुकड़ों में बट जाए तो इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेटेड। जब एक हड्डी टूटकर दूसरे अंग के अंदर घुस जाए तो उसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं ना डॉक्टर। Complicated कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया क्योंकि लीवर में हड्डी टूटकर घुस गई है। बल निर्माण करने के लिए सीजी को क्या करना पड़ता है? डाउन करना पड़ता है। जितना डाउन करेंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा? बल। बैलेंस मिलेगा, बल मिलेगा। 32 दांत, सुनिए 32 दांत कौन सी आयु के उदाहरण हैं? वयस्क। क्रोनोलॉजिकल या फिर कैलेंडर एज को क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल। तो कैलेंडर में किसका निर्धारण किया जाता है? दिन, तारीख और महीना। दिन, तारीख और महीना किस में आ रहा है? क्रोनोलॉजिकल में। 1920 में आ रहा है। तो 1920 क्रोनोलॉजिकल एज है। एनाटॉमी में शरीर की आकृतियों का, शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्या दांत संरचना है या नहीं है? बिल्कुल। तो फिर ये कौन सी एज हो गई? एनाटॉमिकल एज। 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में दाढ़ी मूछ आना, लड़कियों में स्तनों का उभार आना, लड़के की आवाज भारी होना और लड़की के मासिक धर्म सुनना कौन प्रकार का लक्षण है? फिजियोलॉजिकल। किस प्रकार की एज में आएगा? दैहिक एज में। दैहिक एज, जिसको फिजियोलॉजिकल एज कहा गया है। और कहा जाता है कि यार तू शरीर से तो बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि से अभी भी क्या है? कमजोर बच्चा है। तो ये कौन सी मेंटल एज। मानसिक एज। थैंक यू। पढ़ते रहिएगा, आगे आपको लगातार सर काफी अच्छी तैयारी है। बेस्ट ऑफ लक। सर थोड़ा एक क्लास 5 मिनट की कोरोना के उस पर ले लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है सबका सर, बहुत ज्यादा। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस अभी डाउन है। मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा अभी कुछ दिनों के लिए। क्लियर है? जी सर। ओके, थैंक यू।